बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रिवीन सेशन ऑटम 23 कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है। दो तीन बातें पहले कर लूँ। कंपनी लॉ का पेपर मेरे मुताबिक 8 पेपर्स कैफ के 8 पेपर में से सबसे ज़्यादा आसान है। इसका सिलेबस कैफ के 8 पेपर में सबसे ज़्यादा कम है। इसको पास करना, इसमें क्रैमिंग का पोर्शन भी इतना रीजनेबल है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से पेपर सिर्फ किताब का रट्टा लगा ले तो उसका पास होना मुश्किल नहीं है। ये पेपर वो पेपर है नॉर्मली जो 8 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले ख़त्म होता है, सबसे पहले रिवाइज होता है। अब ये मैंने जो सेशन इस बार पढ़ाया है उस सेशन के ख़त्म होने के बाद 12 दिन पे मुश्तमिल उसका टेस्ट सेशन कंडक्ट किया है। उसके बाद रिवीजन सेशन टेस्ट सेशन से पहले एक हुआ था और टेस्ट सेशन के साथ चल रहा था, और ये दूसरा वेव 4 का रिवीजन सेशन है जिसका मकसद जनरली पब्लिक को एंटरटेन करना था। चूँकि हमारी क्लास तो उस पिछले रिवीजन सेशन में पढ़ के निकल चुकी है और हम खुद भी कह रहे थे कि जी अब आप लोग जो है उनको ज़रूरत नहीं है दोबारा इस रिवीजन की। तो ये एक जर्नल जिसका मकसद ये था कि जो जर्नल स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, जिसने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ वो आ जाए, और जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ले लें। तो सर अगर ये सारी बातें इस पेपर में हैं तो फिर तो किसी बंदे को फेल होना ही नहीं चाहिए। फिर ये फेलियर क्यों है? उस फेलियर की वजह इसके साथ सौतेलापन है। जब इसके साथ सब्जेक्ट FR2 लगा होता है, जब इसके साथ सब्जेक्ट कॉस्ट लगा होता है, जब इसके साथ सब्जेक्ट ऑडिट लगा होता है, जब इसके साथ सब्जेक्ट MFA लगा होता है, तो हमने पढ़ाया, बच्चे को लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, उसने नहीं पढ़ा, घर गया न्यूमेरिक पेपर की तैयारी करता रहा, इसको नहीं पढ़ा। बिला आखिर जब आखिरी महीने तक भी आ गया तो उसने सोचा कि यार इसको नहीं पढ़ते, बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ लें। कोर्स का 10 सवाल जब हो जाएंगे, अब आपके पास 8 घंटे और कोर्स के 10 सवाल हैं, और आपने प्लान की बना के कोर्स के 10 सवाल पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं सीलो शुरू करूँगा, यानी आप सीलो नहीं शुरू करेंगे। ये जो सलूक इस सब्जेक्ट के साथ होते हैं ना, ये मेन रीज़न ऑफ फेलियर है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जितनी क्रैमिंग की आदत आपको होती है या होनी चाहिए FSC मैट्रिक में, इसमें क्रैमिंग उतनी ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन आप उतनी भी नहीं करना चाहते। तो क्रैमिंग इज़ वन रीज़न कि आपका पेपर क्यों पास नहीं हो रहा, और मेजर रीज़न है। रिटन प्रैक्टिस चाहिए होती। 60% पार्ट इस पेपर का 60% हिस्सा एप्लीकेशन बेस्ड है जिसमें केस स्टडी है, और 40% हिस्सा रट्टे वाला है। अब रट्टा आपसे लगा नहीं और रिटन प्रैक्टिस आपने की नहीं थी, ये एक ही रीज़न है। मिसाल के तौर पे बंदा जनरली बिल्कुल ही एक सब्जेक्ट को साइड पे कर दे और कभी ना पढ़े और फिर फेल हो जाए तो वो फिर उस पर हैरत नहीं होती। लेकिन जनरली 2 अटेम्प्ट्स पहले इसका रिजल्ट बुरा था, लेकिन लोगों को समझ आ गई है कि यार ये तो मेरे मुताबिक कोई बच्चा आज पढ़ना शुरू करे और उसका सिर्फ सीलो हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो आराम से पास कर सकते। और ये नहीं कि रोज़ 15 घंटे पढ़ना है, रोज़ 6 घंटे पढ़ ले, सीलो पास हो जाए आज से पेपर की डेट तक। लेकिन सीलो को पास करने के लिए जो मिजाज चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए ऑनवर्ड्स, बस वो रिक्वायर्ड है। जनरली सीलो इस वजह से पास नहीं होता जिस वजह से FR2 पास नहीं होता। FR2 पे पूरी मेहनत की और वो पेपर हैंडल नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं पास हुआ, और सीलो पे मेहनत नहीं की थी और वो पेपर हैंडल नहीं हुआ,
इसलिए पास नहीं हुआ। ये मेजर रीज़न है। सी लॉ के साथ बंदा थोड़ा सा इज्जत वाला सलूक कर ले तो सी लॉ आपको बदनाम नहीं करता। मुझे याद है पिछले सेशन में इसी क्लास में मैंने मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे और उनको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उन्हें कुछ बातें बताई। मुझे पेपर वाले दिन शाम को मैसेज आया कि सर जो आपने बताया था हमने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे किया। मैंने उस वक्त एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा सी लॉ के रट्टे वाले सवाल तो रट्टे वाले होते हैं, लेकिन सी लॉ के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका रैपर खोले तो अंदर से रट्टा निकलता है। वो बच्चे कहने लगे कि सर हम रैपर खोलते रहे और रट्टा निकलता रहा अंदर से। तो ये एक ऐसी बात है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है कि आपको बच्चा है और सबसे पहले मैसेज करके कि सर वो रैपर ही खोलते रहे और अंदर से रट्टा ही निकलता रहा, पेपर कंफर्म पास। मैंने कुछ टेक्निक बताई थी, इंशाल्लाह छठे दिन जो मैं आपको फुल पेपर कराऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले 50 नंबर पहले सवा घंटे में कैसे लेते हैं। वो एक टेक्निक है पेपर को हैंडल करने की। तो इंशाल्लाह वो जब आप ओवरऑल एक बार ये कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इस टेक्निक को गो थ्रू किया जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस इसके हवाले से ज़रूरी है। मतलब इस सेशन की थीम ये है, आप लोगों को तैयार करना स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को एनेबल करना। मतलब एक तरीका होता है कि मैं स्ट्रेट अवे आपको पास पेपर डिस्कशन शुरू करा दूं या कुछ ऐसे, लेकिन आप लोगों को एनेबल कर एक बार तैयार कर लूं, पहले किसी की कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट कुछ मिसिंग है तो पहले उसको एड्रेस कर लूं, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज में जो है हमारा प्लान ये है कि हम उसको प्रिपेयर करें, मतलब उसको फिर अप्लाई करने की स्किल और पेपर हैंडलिंग करने की स्किल उसके नेक्स्ट लेवल पर देखें। मेरे मुताबिक ये पेपर फेल होना नहीं चाहिए अनलेस, यानी मैंने नहीं आज तक कभी किसी को देखा कि किसी बच्चे ने आगे कहा हो कि सर सी लॉ पे बड़ी मेहनत की थी फेल हो गई। मैंने आज तक वो बच्चा मैं भी ढूंढ रहा हूँ, हो नहीं सकता। मैंने कॉस्ट में बड़ी बड़ी बार देखा बच्चा कहते सर बड़ी मेहनत की थी, इतने सवाल किए थे, इतने पास पेपर थे, फिर भी फेल हो गया। होता है, टैक्स में भी होता, सी लॉ में नहीं होता। क्यों? अगर आपने मेहनत की थी आप पास कर जाते। तो भाई फिर एक सवाल ये है कि फिर जो पेपर मेहनत करके पास हो रहा है उसको क्यों पीछे छोड़े? ये एक सवाल है। जो पेपर मेहनत करके पास हो रहा है उसको पीछे छोड़ दें, और जो पेपर नहीं पास हो रहा है उसको उस पर मेहनत करते रहे और बाद में वो भी ना पास हो और जो पास होना था वो भी ना हो। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे मुताबिक अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं सबसे ज़्यादा अपना ये पेपर सीधा करूँगी, यार इसने बेवफाई नहीं करनी पेपर वाले दिन। दूसरे कॉस्ट वाले ने बेवफाई करनी ही करनी है, क्योंकि उसने एक अनयूजुअल सवाल देना है, हमने उसको मैनेज करके पास करना है। लेकिन अगर सीधा सीधा सवाल आना है तो फिर उसको क्यों ना देखें। तो भाई ये एक ओवरऑल एक डिस्कशन है, एक पास पेपर एनालिसिस हमने आपके सामने रखा हुआ है। ये पिछली 3 अटेम्प्ट्स हैं जब से पेपर अलहदा हुआ। गौर कीजिए, मैंने चैप्टर वाइज बाइफरकेट कर दिए कि भैया आपको क्या लगता है ऑटम 23 में इसमें से सवाल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सर आना चाहिए सवाल। अगर 3 अटेम्प्ट से कंसेक्यूटिव आ रहा है तो यहां पर सवाल आना बनता है सर। इस 3 एरियाज की वेटेज जो आई कैप कहता है वो 15 से 20% है। ठीक हो गया। और आई कैप इसकी वेटेज 15 से 20% कहता है।
गर्चे आप देखें कि इसमें शॉर्टफॉल आ रहा है, इसमें शॉर्टफॉल आ रहा है। दूसरा जो एरिया है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, ये प्रोस्पेक्टस वाला एरिया है। चैप्टर 7 है मॉर्गेज एंड चार्जेस वाला, और चैप्टर 10 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टर के इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर होता है, डिस्क्लोजर एसोसिएट और डायरेक्टर के इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर। ये वाला जो एरिया है इसमें से देखें आप, वैसे तो इसकी वेटेज भी 15 से 20 मार्क्स है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर थोड़ा जज्बाती हो गया, क्योंकि इसने इसमें से इतने मार्क्स पूरे नहीं किए, तो यहां पर उसने उसको ओवर कर दिया। लेकिन आपको बताता चलूं, एक प्रोस्पेक्टस वाला एरिया और एक चैप्टर 10 तो खास तौर पे हम एक चीज और देखते हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें से सवाल आया ही है और आना ही है, यानी ये वो वाला एरिया है। यहां से सवाल आता नजर आ रहा है, यहां से सवाल आता नजर आ रहा है, शायद इसमें से ना आए, शायद इसमें से ना आए, लेकिन चैप्टर 10 में से सवाल तो आएगा ही आएगा। चैप्टर 10 में सवाल आएगा ही आएगा। नजर आ रहा है ना सर, क्लैरिटी नजर आ रही कि भैया ये इसमें से। अच्छा जनाब, फिर थर्ड फैक्टर आ गया, तीसरा जो पोर्शन है आपकी ग्रिड का, मीटिंग एंड प्रोसीडिंग, इसमें 20 से 30%। चैप्टर 3, चैप्टर 8, इसके बगैर पेपर नहीं बनता। ये जो 24 मार्क्स का इसमें लिखा हुआ है, इसका सिनेरियो था जिसमें ये हिट हो रहा था, इसमें इसके बगैर पेपर बन नहीं सकता। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जनाब 3 और 8 ये मस्ट एरिया इसमें से आना। अकाउंट्स और डिविडेंड, तो ये चीज तो नजर आ रही है कि अकाउंट्स में से सवाल लाजमी आएगा। वाइंडिंग अप, चैप्टर कितने हैं? 12। कितने चैप्टर में से सवाल लाजमी आना है, पक्का आना है? 1 2 3 4 5 6, यानी फॉर श्योर यार उसने 12 में से 100 नंबर का पेपर बनाना है, तो उसने किस चैप्टर में से सवाल लाजमी देना है? सर जी मेरे मुताबिक इसमें से सवाल लाजमी आना है, इसमें से सवाल लाजमी आना है, इसमें से सवाल लाजमी आना है, इस 8 में से सवाल लाजमी आना है, इस 11 में से सवाल लाजमी आना है, और इस 12 में से सवाल लाजमी आना है। अब आप गौर करो, चैप्टर 12 अकेला एक ही ग्रिड में, इस ग्रिड की वेटेज है 15 से 20 मार्क्स, और इसमें एक ही चैप्टर है, आना ही आना है। यानी मुमकिन ही नहीं है कि वाइंडिंग अप में से सवाल ना है, मुमकिन ही नहीं है कि इस, ये देखें ये अलहदा ग्रिड है ना, 2 ही चैप्टर्स हैं, डिविडेंड और ये 11 चैप्टर जो अकाउंट्स का है, अकाउंट्स एंड रिटर्न,
उसमें से आना ही आना है सवाल। तो चीजें बहुत क्लियर है, एम्बिग्विटी नहीं है। ये सारी डिस्कशन करने का एक मकसद तो पक्का है कि यार हर ग्रिड में से चैप्टर आपको पता है किस में से बम्बार्टमेंट हो रही है सवालों की, किस में से सवाल पक्के आने ही आने। बस एक चीज अपने ज़हन में रखना भाई, और वो ये है कि आपको कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए यार। अगर एक लंबा रास्ता 5 मिनट का है तो उसके अंदर से शॉर्टकट तलाश करना बेवकूफी। आपको इन 12 चैप्टर्स में से वो चैप्टर बताने लगाऊं जो कि 2-2 सफ़े के, 2 सफ़े या उससे कम के हैं सर। 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर 2.5 सफ़े का है, 7वां चैप्टर 2.5 सफ़े का, मैं इसको शामिल नहीं करता। ये चौथा चैप्टर डिविडेंड वाला, ये 3 चैप्टर्स वो हैं जो कि 2 सफ़े के नहीं है। मेरे मुताबिक ये 15-15 मिनट के चैप्टर थे। तो यार अगर आपकी किताब में इस तरह के चैप्टर, ये 7 सफ़े का चैप्टर है, चैप्टर 12, 7 सफ़े में से आपको कंफर्म हो कि भैया 13, 8, 16 यानी 10 प्लस का सवाल आना ही आना है, आप कैसे 7 सफ़े नहीं पियोगे यार? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं आपके सामने एक नक्शा ला के बैठूं कि यार ये गौर कर लो जरा इसके ऊपर, या आप हैरान होगे कि यार ये इतने से चैप्टर्स हैं। टोटल नोट्स जो किताब मैंने बनाई है उसके टोटल नोट्स 50 सफ़े के हैं। एक सब्जेक्ट पूरा 50 सफ़े पर हो तो फिर आप उसे कैसे रट नहीं सकते। यकीन करें ये MCQs, ये पास पेपर, ये इधर उधर की चीज़ें डाल के उसको 150 सफ़ा ना किया हुआ हो तो बच्चा इस तरह करके उससे हवा ले रहा हो नोट से, जो कंपनी लोगों की टोटल किताब है। अब उस लेवल के आसान पेपर पर मेहनत ना करना या उससे जान ना चुराना अक्लमंदी तो नहीं है ना यार। ये तो एक अजीब सी बात है कि सर ऑडिट FR2 और सीलो दिया था, ऑडिट और FR2 पास हो गए। इसका मतलब है कि आपने उस बेचारे के साथ वो सलूक की है, वो बेचारा मारी गया, हालांकि वो थोड़ी जी उन्हें तवज्जो मिल जाती तो उन्हें पास हो जाना सी। तो इस पेपर की रीजन जो है ना वो सोतेलापन है जो इसके साथ बढ़ता जाता है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 50 नंबर की गेम, 50 सफ़े का पूरा सब्जेक्ट हो और उस पर भी आप कहें कि अच्छा देखते हैं या कवर नहीं होता। सर आज मैं आपको कहता हूँ आज से मेहनत करना शुरू करें इस सब्जेक्ट को। अगर आज तक आपने भी कभी नहीं पढ़ा तो भी 6 घंटे पर डे पढ़ेंगे, पास हो जाए। सर ये एक डिस्कशन थी, मेरी कोशिश और काविश ये है कि सर मैं इस सब्जेक्ट को जितना मैक्सिमम आसान हो सकता है, आसान पहले या मजीद जो आसान हो सकता है वो बताऊं आपको। इंशाल्लाह इस थ्रू आउट इस एरिया में बता लूँगा कि यार फलां एरिया को गौर करो, इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, सीधा नहीं आता। फलां एरिया को गौर करो, इसमें से रट्टा आता है। फलां एरिया को गौर करो, इसमें से MCQ बनता। फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट की खास बात है कि 85 मार्क्स का पेपर है और 15 मार्क्स के MCQ। MCQ अगर आता हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और अगर ना आता हो तो आपको बुरा भी बड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ तो एक नंबर दे के जाएगा या पूरा एक नंबर लेके ही जाएगा, यानी आपके पास मार्जिन नहीं होता कि आप उसमें कोई फनकारी लगा। तो एक रिलेटिवली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जो है वो इस तरह के पेपर से खुश होता है कि यार ये पास हो जाएगा। मैंने
जनरली अभी तक जितने भी सी लॉ के बैचेस पढ़ाए हैं पिछले अटेम्प्ट्स में, मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट सी लॉ में आता है। और उसमें सी लॉ में आने की वजह सी लॉ का अपना आसान होना है। और एक चीज़ आसान है तो उसे मुश्किल करके क्यों बताएं, उसे मज़ीद आसान करें। मतलब मुझे टैक्स के मुकाबले में सी लॉ के पेपर को पढ़ाना और सी लॉ के पेपर को रिवाइज करवाना बड़ा आसान लगता है। यही टैक्स की रिवीजन हो तो मैंने अब तक 2 चैप्टर पढ़ा दिए हूँ इतने टाइम में, क्योंकि भाई उसमें लेंथ इतनी है, चीज़ें इतनी है, डिटेल इतनी है। ये मुझे पता है यार, ऐ नहीं कितने जाता, ऐसे आते ले ऐ हो जाएगा कवर। ये इस सब्जेक्ट की इजीनेस है जो मैं आगे पास भी करता हूँ, वो बच्चे को भी कहता हूँ ये निकल जाएगा। थोड़ा सा सीरियस हो गए इसकी तरफ तवज्जो देनी। आप FR2 का 20% टाइम इसको दे देंगे, आपको पास होके दिखाएगा। लो सर, आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, कोई बात जहन में आती है तो पूछिए। हम शुरू करने लगे हैं, सिर्फ टारगेट एक है कि यार चीज़ों को ज़्यादा आसान करके प्रेजेंट किया जाए। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो साथ के साथ याद भी हो रहा होगा इंशाल्लाह। सर इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन और उसकी टाइप्स। अगर मैं इसको मिटा सकूं तो सर जी बिजनेस की बात करूं, एक छोटा सा रीकैप है, बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के मोड्स कौन से हैं। बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए रेगुलर बेस पे बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप भी होती है, पार्टनरशिप भी एक मोड है बिजनेस का, और हमारे से मेन रेलिवेंट जो है वो कंपनी, ये भी एक मोड है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? अकेला बंदा है, खुद कारोबार कर रहा है, खुद डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसका वो जो कारोबार कर रहा है उसकी अलहदा शनाख्त नहीं है, कारोबार की अलहदा शनाख्त नहीं है। जो एक बंदा होता है ना अहमद, मिसाल के तौर पे हम उसको कह लेते हैं अहमद बिस्किट हाउस। अब ये जो अहमद बिस्किट हाउस है और ये अहमद है, ये एक ही है, ये दो अलग-अलग बंदे नहीं है। कानून को कहा जाएगा ना अहमद बिस्किट हाउस तो वो कहेगा ये अहमद ही है। अहमद का मतलब अहमद बिस्किट हाउस और अहमद बिजनेस हाउस का मतलब अहमद है, ये एक बंदा है, ये अलहदा उस अहमद बिस्किट हाउस की अलहदा कानूनी हैसियत और कानूनी शनाख्त नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अलहदा कानूनी हैसियत या कानूनी शनाख्त नहीं है। ये असल में एक अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फ्रेम देखना है ठीक है आपका। अच्छा, अलहदा कानूनी हैसियत और कानूनी शनाख्त नहीं है। अहमद बिस्किट हाउस का मतलब अहमद है और अहमद का मतलब अहमद बिस्किट हाउस है। एक बंदा अहमद के पास आया, कहता है भाईजान मैंने आपको बिस्किट सप्लाई किए थे, मुझे पैसे दे दें। अहमद कहता है जाओ बिस्किट हाउस से जाके लो। ये नहीं हो सकता भाई, बिस्किट हाउस की कोई अलहदा शनाख्त नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं
सोल प्रोप्राइटर की, तो उसकी एक डिफरेंट बात ये है, सोल प्रोप्राइटरशिप की एक और बात ये है कि उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अहमद बिस्किट हाउस ने बिस्किट खरीदे 10 लाख के, वो बिस्किट बरसात में सारे खराब हो गए, बिके हैं 1 लाख के, 9 लाख का नुकसान हो गया। तो अहमद बिस्किट हाउस ने जिससे बिस्किट खरीदे थे वो बंदा आया, कहता भाई मुझे 10 लाख दो। अहमद कहता है भाई जान मेरे पास कुछ नहीं है, नुकसान हो गया सारा। आप मुझे बताएं, जो क्रेडिटर है वो अहमद से पैसे ले सकता है? ना सिर्फ क्रेडिटर अहमद से 1 लाख रुपया वो लेगा जो कारोबार में मौजूद है, बल्कि वो अहमद से वो वाला 9 लाख भी उसकी जायदाद बेच के पूरा करेगा। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप अपनी जायदाद बेचकर भी पैसे पूरा करेंगे, इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा जनाब, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये मसला है, पैसा थोड़ा, लायबिलिटी अनलिमिटेड, काम करने वाले हाथ थोड़े, मालक थोड़े। सर समझ आ रही है? तो लिमिटेशंस होती हैं। पार्टनरशिप में स्किल्स आ जाती हैं मजीद, लेकिन इसकी भी मुसीबत हुई है। एक, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। दूसरा, 2 पार्टनर्स मिलके बिस्किट बेच रहे हैं, दोनों पार्टनर्स का मतलब पार्टनरशिप कारोबार है, कारोबार से अलहदा नहीं। और तीसरा जो मसला सोल प्रोप्राइटर में नहीं था, पार्टनरशिप में था, वो मुसीबत पता क्या है? पार्टनरशिप में जो एक बड़ा अहम मसला है, मुसीबत है, वो ये है कि पार्टनरशिप में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स। आपका पार्टनर वैसे तो नमाज पढ़ता था 5 वक्त की, अचानक ही 3 करोड़ लेके दुबई चला गया। अब आप ये नहीं कह सकते भाई वो गया मैं क्या करूं, आप ये नहीं कह सकते। कारोबार का पैसा लेके वो गया, भाई आप जिम्मेदार हैं बीइंग अ पार्टनर, मालिक। दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपके अपने किए हुए करतूतों के जिम्मेदार तो आप हैं, लेकिन आप दूसरे के किए हुए करतूतों के जिम्मेदार भी हैं। ये मुसीबत पार्टनरशिप में है जो सोल प्रोप्राइटर में नहीं थी। तीसरे नंबर पे कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी इदारा है, कंपनी इंस्टीट्यूशन है that is separate from individual, that is separate from business। कंपनी एक ऐसा केस है जिसमें मालिक अलहदा होता है और मैनेजमेंट अलहदा होती है। कंपनी एक वो सिनेरियो है जिसमें मालिक अलहदा होती है और बिजनेस अलहदा होता है। यहां पर बिजनेस और मालिक एक ही था, यहां पर बिजनेस और मालिक एक ही था। कंपनी में बिजनेस और मालिक एक नहीं है, बिजनेस अलहदा, मालिक अलहदा। बिजनेस की अलहदा शनाख्त है, मालिक की अलहदा शनाख्त है। अगर बिजनेस डूब गया तो मालिक अपनी जाती जायदाद बेचकर बिजनेस का पैसा अदा, ये है कंपनी। कंपनी की अलहदा शनाख्त है। एक बंदा रात को 9 बजे डायरेक्टर के घर आ गया, कहता पैसे दो। उसने कहा भाईजान पैसे दफ्तर में। वो अलहदा है, मैं अलहदा हूं। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, लेकिन जब मैं वहां पर जाऊंगा तो तुम्हें उसकी अदायगी करूंगा। मेरी एक अलहदा हैसियत है, कारोबार की एक अलहदा हैसियत। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये की पॉइंट है कंपनी का। कंपनी की अलहदा शनाख्त है।
अगर डायरेक्टर ने प्लॉट लिया है तो वो कंपनी का प्लॉट नहीं है, और अगर कंपनी ने प्लॉट लिया है तो वो डायरेक्टर का प्लॉट नहीं है। कंपनी की अलग कानूनी हैसियत है। कंपनी प्लॉट ले सकती है, पार्टनरशिप के प्लॉट लेने का मकसद है पार्टनर ने प्लॉट लिया है, लेकिन कंपनी के प्लॉट लेने का मकसद ये नहीं है कि डायरेक्टर ने या शेयर होल्डर ने प्लॉट लिया। या मेरी बात समझ आ रही? कंपनी का मालिक शेयर होल्डर होता है, कंपनी होती पार्टनरशिप ही है, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, ज्यादा बंदों के लिए पार्टनरशिप विद द प्रॉपर रूल्स। कंपनी में एक स्किल, पार्टनरशिप में एक स्किल वाला और एक पैसे वाला मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं, दोनों मालिक बन सकते हैं। लेकिन कंपनी की खास बात यह है, कंपनी में मालिक बनने के लिए पैसे वाला होना जरूरी है, स्किल वाला बंदा कंपनी का मालिक नहीं बनता। शेयर होल्डर मालिक होता है कंपनी का, शेयर होल्डर वो होता है जिसने शेयर्स लिए हुए हैं। शेयर होल्डर वो नहीं होता जो कि सिर्फ कहने की हद तक ही कंपनी का मालिक हो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? पैसा लगाने वाला मालिक बनता है कंपनी का। तो भाई सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, कंपनी की खास सोल प्रोप्राइटर, ये सारी बातें आपके साथ कर चुका। पार्टनरशिप अगर मैं आपको ये वाली फाइनल बताऊं, सर बनाना आसान, सिंगल ओनरशिप, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, एक बंदा है, एक बंदे का कंट्रोल है, एक बंदे का पैसा है, लायबिलिटी लिमिटेड है, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, उसमें कानून नहीं है, इसमें कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932, बाकी उसमें भी अलहदा कानूनी हैसियत नहीं है बाकी चीजें। उसके बाद आ गया कंपनी। सर कंपनी के असूलों के तहत बनती है। कंपनीज एक्ट 2017 इसके का असूल है। कंपनी के मालिक को शेयर होल्डर कहा जाता है। शेयर होल्डर वो बंदा होता है जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, शेयर होल्डर हिस्सेदार। कंपनी के पैसे में, इन्वेस्टमेंट में जो हिस्सेदार होता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। कंपनी की अलहदा कानूनी हैसियत है, जिसकी वजह से इसको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी भी जो इसी कानून को कहा जाता है, इसकी कानूनी हैसियत है। ये केस कर सकती है, इस पर केस हो सकता है, ये पैसे ले सकती है, ये पैसे दे सकती है, ये उधार ले सकती है, ये उधार दे सकती है, ये लोन ले सकती है, ये एग्रीमेंट कर सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसी को ही कहा जाता है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अल्लाह ताला के बनाए हुए बंदे को कहा जाता है नेचुरल, इंसान के बनाए हुए बंदे को कहा जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बंदा सोता जागता नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल बंदे की आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, यानी उसके नाम पे गाड़ियाँ हो सकती हैं, उसके नाम पे बिल्डिंग हो सकती है, उसके नाम पे ज़मीन हो सकती है, वो उस कंपनी के नाम पर होगी और उसके मालिक शेयर होल्डर होंगे, कंपनी को चलाने वाला नहीं। कंपनी को चलाने वाला कंपनी का ड्राइवर कौन होता है? डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर कंपनी को चला रहा होता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर होने की हैसियत से कंपनी का मालिक नहीं होता। अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर हो तो कंपनी का मालिक होगा, वरना वो कंपनी का ड्राइवर ही होगा बस। सर समझ आ रही? कंपनी की अलग शनाख्त है। कंपनी को मैनेज डायरेक्टर्स करते हैं और ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द टोटल शेयर्स इन द कंपनी। फीचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फीचर्स। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन ही है, आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन लीगल है, यानी इसके पास इख्तियार है, कानूनी हैसियत है। कंपनी के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी कर्ज दे सकती है, कर्ज ले सकती है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी पैसे वसूल कर सकती है। कंपनी को मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, और कंपनी भी टैक्स देती है, जिस तरह कोई बंदा भी पैसा कमा के टैक्स देता है,
इसी तरह कंपनी भी टैक्स देती है। लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी कंपनी जो है वो आम बंदे की तरह वो भी लायबल होती है कि जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी वाजिबुल अदा पैसे हैं उसको अदा करे। हाँ, कंपनी के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। बंदा दे क्या करता है, अपनी जायदाद बेचकर कर्ज अदा करता है। कंपनी के केस में ये नहीं है। कंपनी के केस में कहते हैं जी कंपनी के पास 100 रुपए थे, आपसे 200 लेना है, आपने कंपनी से 200 लेना है, कंपनी के पास टोटल 100 है, कंपनी बंद करो, 100 उनको दो, माजरत करके बाहर निकलो। और अगर यही कंपनी ना होती, लायबिलिटी लिमिटेड ना होती, उस बंदे ने अपना घर बेचना था, अपनी दुकान बेचनी थी, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी, गाड़ियां बेचनी थी, मोटरसाइकिल, पैसे, हर चीज बेच के कर्जा उतारना था। सच्ची बात समझ आ रही है? ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सर आपको एक बात बताऊं, कंपनी के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पता क्या होता है? मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ कंपनी के अंदर, ज्यादा से ज्यादा पता क्या नुकसान होगा? वो डूब जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कंपनी में मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ, कंपनी को नुकसान हो गया, 5 लाख अब हाथ से भी दूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये हो जाता है, पार्टनरशिप में ये हो जाता है। कारोबार करते नुकसान हुआ, उल्टा जेब से देना पड़ गया, इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी इजाद ही इसलिए हुई थी कि उसमें लायबिलिटी लिमिटेड थी, कंपनी की अलहदा कानूनी हैसियत और अलहदा कानूनी शनाख्त थी। सर जब आप लीगल पर्सनैलिटी सेपरेट होते हैं तो आप लिमिटेड लायबिलिटी, ओनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी को चलाने वाले और कंपनी के मालिक अलग-अलग होते हैं, और परपेचुअल सक्सेशन होती है। कंपनी, सर कंपनी की उम्र पता है, नेस्ले ने भी 2-3 साल पहले 150th एनिवर्सरी मनाई है। वो 150 साल का बंदा तो भाई कदों का फोत हो जाता है, 2 बारी पैदा होकर फोत हो जाता है। ऐसे है या नहीं है? कंपनी नहीं मरती, कंपनी के मालिक बदलते रहते हैं, कंपनी चलती रहती है सर, सक्सेशन चलती रहती है। परपेचुअल कहते हैं जारी रहना, कॉन्टिन्यूड सक्सेशन। कंपनी नहीं मरती, इंसान मर जाता। क्यों जी? सर मौत आनी है नेचुरल पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सन में मौत आनी ही नहीं है सर। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये बात, आर्टिफिशियल पर्सन को उस तरह से मौत नहीं आती। सर जी शेयर कैपिटल और मेंबर्स, कंपनी के शेयर कैपिटल, कंपनी के मालिक जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और वो शेयर कैपिटल एक्वायर करते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर और मेंबर, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। हम इसको इंटरचेंजेबली यूज तो कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लो सर, हु कैन ओन शेयर, कौन शेयर ओन कर सकता है? सर जो बंदा शेयर खरीदना चाहे ओन कर सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर। क्या कंपनी भी शेयर होल्डर हो सकती है? यस, कंपनी के नाम पे शेयर्स भी हो सकते हैं। क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है कंपनी की? यस, कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर। लोग स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचते नहीं है, जब शेयर होल्डर आप नहीं रहेंगे, मिस्टर ए बन जाएगा, तो मिस्टर ए कंपनी का मालिक होगा, आप कंपनी के मालिक नहीं होंगे, तो ओनरशिप क्या हो गई? मलकियत ट्रांसफर भी हो जाती है, और कंपनी खुद भी शेयर्स खरीद सकती है, शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती रहती है। सर जी लायबिलिटी ऑफ कंपनी, लायबिलिटी ऑफ कंपनी, व्हाट इज लायबिलिटी ऑफ कंपनी? कंपनी की लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड। कंपनी में ज्यादा से ज्यादा ये नुकसान होगा कि आप जो पैसे लगाए थे वो डूब जाएंगे।
अच्छा पुराने दौरों में, अब तो ऐसा मुमकिन ही है, पुराने दौरों में कंपनी का जो शेयर होल्डर होता था ना, वो कहता था ये देखो भाई शेयर था 10 रुपए का, मैं 6 तुम्हें भी दे रहा हूँ, 4 उधार कर रहा हूँ। इसको कहते थे पार्टली पेड शेयर। ठीक हो गया। या वो कहता था शेयर मुझे दे दो, आ जाएंगे पैसे, क्या हुआ। शेयर नाम अपने घर आ लेता था लेकिन पैसा नहीं देता था, उसको कहा जाता था अनपेड शेयर या पार्टली पेड। इस केस में अगर कंपनी को नुकसान हो जाता तो जितने पैसे इसने अभी अदा नहीं किए थे उस हद तक उसकी लायबिलिटी होती थी। लेकिन अगर फुली पेड अप शेयर है तो शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। अगर फुली पेड अप शेयर्स है तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी नहीं होती। सर क्या डायरेक्टर्स लायबल होते हैं? वो कहता है भाई डायरेक्टर तो ऑफिसर होते हैं, कंपनी के बिहाफ पर काम करते हैं, कंपनी की सीट पर बैठ के कंपनी के लिए फैसले करते हैं। अगर कंपनी के फैसले करने से कंपनी को नुकसान हो गया तो वो जाती तौर पे लायबल नहीं होंगे, अनलेस उनकी अपनी गलती नहीं थी। डायरेक्टर की अपनी गलती है तो फिर तो लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर, liability of members. The concept of limited liability applies to the owner of a company. The liability of the owner of a company for the debts of the company is limited to the amount of their investment. सर जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस हद तक लायबिलिटी होगी। पार्टली है तो जितने पे नहीं किए उतनी लायबिलिटी तो होगी। सर जी मैं अब आपको ये बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक कंपनी है और एक कंपनी लॉ है। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दूं यार, असल में मेरा दिल चाहता है मैं लायबिलिटी ऑफ कंपनी पहले बता दूं। जी सर, जब हम लायबिलिटी ऑफ कंपनी की बात कर रहे थे तो 3 तरह की कंपनीज होती हैं लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। वो कंपनी जिसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द जो उस अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर कैपिटल, कंपनी के शेयर कैपिटल के बराबर। सर जी इस केस में मालिक की लायबिलिटी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा ही हुआ कि जो शेयर्स ने खरीदे हैं वो डूब जाएं, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। हाँ अगर अनपेड शेयर्स हो तो अनपेड शेयर्स की लायबिलिटी होगी। पहली बात वो कहता है रिमेनिंग अनपेड शेयर्स तक वो लायबल होगा, अगर अनपेड नहीं है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसमें आगे 2 आ जाते हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की बात करूं तो सर आपने कंपनी बनाई और कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं रखा और ये बात कही कि अगर ये कंपनी बंद हो रही भी तो मैं उस वक्त 1 करोड़ रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा टुवर्ड्स द एसेट। सर जी इधर आ जाए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कितनी लायबिलिटी होगी? अनपेड जितने शेयर हैं उस हद तक लायबिलिटी। दूसरे नंबर पे लिमिटेड बाय शेयर्स के बाद आ गए लिमिटेड बाय गारंटी। आपने कहा है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मैं गारंटी करता हूं कि मैं इतने पैसे दूंगा। वाइंडिंग अप का टाइम आया, कंपनी के टोटल एसेट्स थे 100 रुपए की,
कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज थी 150 रुपए की। ये जो बंदा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेंबर था, इसने गारंटी किया हुआ था कि मैं 20 रुपए तक कंट्रीब्यूट करूंगा। तो होगा पता क्या, ये लाइबिलिटीज जो है इस 100 में से ली जाएंगी, फिर ये 20 रुपए ये भी अदा करेगा, बाकी 30 रुपए का जिस बंदे ने पैसे लिए थे उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगली बात सुनना, कंपनी के एसेट्स थे 200 रुपए के, लाइबिलिटी थी 150 रुपए की। अब क्या होगा, और कंपनी के बंदे ने, कंपनी के मेंबर ने गारंटी दी थी 20 रुपए की, अब क्या होगा सर, इस 150 में, इस 150 को ये 200 रुपए अदा कर देंगे, इसको पैसे देने की जरूरत ही, तो यार गारंटी का मतलब ही क्या होता है, गारंटी का तो मतलब ही ये है कि भाईजान अगर आपके इदारा ना पे कर सका तो पीछे मेरी आवाज है, यही मतलब होता है ना सर। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये स्टोरी आपको सुना दी। अब दो तरह के लोग हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और यहां पर आ जाएगा हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और फिर आ जाएगा हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इधर आ जाएगा हैविंग शेयर कैपिटल। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो जाए तो फिर कंपनी जितनी अमाउंट की है, अमाउंट गारंटेड, अमाउंट गारंटेड to be contributed in the event of earning। सर समझ आ रही? अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसमें दोनों बातें हैं, ये वाली बात भी है प्लस ये वाली बात भी है। यार मेरी बात समझ आ रही है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर ये दोनों बातें हैं। और तीसरा केस है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है, कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। सर फिर कंपनी बनाने का फायदा, कंपनी बनाई लायबिलिटी अनलिमिटेड, पर कंपनी क्यों बनाई, फिर रहने देते, कंपनी ना बनाते। इसका जवाब है भाईजान, कंपनी बनाई इसलिए है कि कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो कंपनी बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट ही होती है। अब हमारे इसकी एग्जांपल्स बहुत कम मिलती है, लेकिन बाय चांस मेरा एक दोस्त है, उसने अनलिमिटेड कंपनी बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट ठेके लेता है वो आर्मी के। अब उनकी रिक्वायरमेंट है कि हम सिर्फ उसको ठेका देंगे जो अनलिमिटेड लायबिलिटी लेगा। सर समझ आ रही है? तो यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये बहुत रेयर होती है ऑर्गेनाइजेशन। हम जनरली जो बात कर रहे होंगे, जब भी कंपनी की बात करेंगे तो वो इस एरिया वाली कंपनी की बात करेंगे। अनलिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है भैया। इन सारे केसेस में कंपनी की अपनी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। यार बात समझ आ रही है? ये असल गेम है,
ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और कंपनी, और ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली। सर जी, एक होता है एसएमसी जिसको कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें मेंबर ही एक होता है। ये प्राइवेट कंपनी के अंदर एक ऑप्शन है जिसमें मेंबर ही एक होता है, सिंगल मेंबर कंपनी के। अनलिमिटेड केस में एक से ज्यादा मेंबर शेयर होल्डर है, तो जो कोई जो लेंगे उनके एसेट्स बेचेंगे वो उनकी शेयर लेने के रिलेशन में लेंगे। क्या मतलब? सॉरी, ये जो अनलिमिटेड कंपनी है जी, कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, तो शेयर होल्डर के एसेट बिकेंगे तभी वो किस रेशियो में बिकेंगे, उनकी शेयर होल्डिंग के रेशियो में बिकेंगे। जितनी होल्डिंग थी, जितना नुकसान होगा उसी के बराबर ही उसको मिलेंगे ना, यानी उसी के बराबर ही कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि जितना नुकसान हुआ वो कौन अदा करेगा? 100 रुपये का नुकसान हो गया नेट, 60% वाला 60% शेयर को नुकसान को पूरा करेगा, बाकी अच्छा। अब जरा देखना कंपनी की जो डेफिनेशन है एज पर स्टेटस कह लो। एक है प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी दो हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की बात करूं, हाँ पब्लिक कंपनी की बात करूं तो ये आगे मजीद दूंगा। एक लिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी। मेंबर्स की बात करूं, इसमें एक मेंबर है, इसमें 2 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 3 हैं। डायरेक्टर्स भी 1 2 7 3। अगर हम डेफिनेशन की स्ट्रिक्टली बात करें, प्राइवेट कंपनी दोस्त यार मिलके, कजन्स मिलके, फैमिली मिलके बनाते हैं, तो चाहते हैं ये प्राइवेट रहे। जैसे कोई बंदा अपने जगह के अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक प्राइवेट जगह लेता है और उसके अंदर एक बाग बना लेता है, प्राइवेट फार्म हाउस। और एक ये पब्लिक पार्क है, मॉडल टाउन पार्क है, ये कोई और पार्क भी है। तो भाई प्राइवेट अपनी फैमिली ओरिएंटेड होता है। इसमें जो मेन है ना वो रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्ट क्या? कोई एक तो प्राइवेट कंपनी में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, और एक रिस्ट्रिक्शन है कि कोई दूसरा बंदा, बाहर का बंदा इस कंपनी में आ नहीं सकता। और तीसरा प्रोहिबिट, मना किया गया सख्ती से कि पब्लिक को ऑफर नहीं करना कि आप इस कंपनी के शेयर खरीदो। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ये 3 बातें हैं। जब हम मेंबर की बात करते हैं तो मेंबर कितने होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 50। लेकिन जो एम्प्लॉई है उसको मेंबर नहीं समझना, और जॉइंट ओनर्स को, जॉइंट शेयर होल्डर को एक मेंबर समझना। जी समझ आ रही है? ये 2 बातें ज़हन में रखना। एम्प्लॉई को मेंबर नहीं समझना, और जो जॉइंट शेयर होल्डर हैं उनको हमेशा एक समझना। रिस्ट्रिक्शन है, बाहर का बंदा नहीं आएगा। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रुकावट, प्रोहिबिट का मतलब होता है हरगिज ऐसा काम नहीं करना। दोनों के लफ्जों की नोयत में फर्क है। रिस्ट्रिक्शन कहते हैं यार नहीं करना, इसका कोई हल निकल आता है। रुकावट का कोई हल
निकल आता है, रिस्ट्रिक्शन का हाल निकल आता है, लेकिन प्रोहिबिट का लफ्ज जब कहते हैं इसका मतलब है कि एब्सोल्युटली नॉट। सर समझ आ रही है? वो सर ये इसका मतलब है, ऐसा तो करना ही नहीं है। सर जी जरा आ जाए, प्राइवेट कंपनी मीन्स जो अपने आर्टिकल के तहत रिस्ट्रिक्शन है, शेयर ट्रांसफर नहीं करने हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और प्रोहिबिट, हरगिज ऐसा काम नहीं करना। फिर वो कहता है 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर जॉइंटली हो तो उसे एक समझा जाएगा। प्राइवेट कंपनी स्मॉल और मीडियम साइज एंटिटी होती है जिसको हम। अब ज़रा बात करते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक है। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड। वो कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर बिक रहे हो वो लिस्टेड कंपनी। वो कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बिक ना रहे हो लेकिन बिक सकते हो वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। बिक सकते हो और बिक ना रहे हो पब्लिक अनलिस्टेड। सर जी मेरी बात समझ आ रही? लो सर, ये पब्लिक कंपनी की बात है, आपके साथ डिस्कस हो गई। आ जाए जरा एक बार पढ़ लेते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं, और अनलिस्टेड जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिकते, बिक सकते हैं, एंटाइटल्ड है, लोगों को ऑफर कर सकती है लेकिन करती नहीं। सर प्राइवेट जिसके बिक सकते हैं वो पब्लिक है, लिस्टेड अनलिस्टेड है। जिसके बिकते हैं वो लिस्टेड है, जिसके बिक सकते हैं वो अनलिस्टेड है, जिसके नहीं बिक सकते वो प्राइवेट है। वो सर जी गेम समझ आ गई है? बस ये 3 बातें। पब्लिक सेक्टर कंपनी, सर पब्लिक सेक्टर कंपनी इसको मैं अभी पेरेंट सब्सिडी के साथ डिस्कस करता हूँ, होल्डिंग सब्सिडी के साथ। यहाँ पर मैंने इस लेक्चर को रोका है, 5 मिनट की ब्रेक है और इंशाल्लाह इसके बाद हम इसी लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इस अगले सेशन में इसको कंक्लूड करेंगे। चैप्टर 1 इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। सर 5 मिनट की पानी की ब्रेक है। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर डे 1 है, सेशन 2 है, इसमें हम अपने चैप्टर 1 को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और पहली जो बात अभी हम करने के वो है होल्डिंग कंपनी। एक कॉन्सेप्ट है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के हवाले से कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो होल्ड करती है, जो कंट्रोल करती है, जो फैसले करती है, जो लेके चलती है, जो मालिक होती है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जो महकूम होती है, जो कंट्रोल होती है, जो हुक्म पर अमल दरामद करती है, वो सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी दैट होल्ड्स एंड कंट्रोल्स, सब्सिडरी कंपनी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। तो भाई होल्डिंग कंपनी तो उसने डिफाइन किया है कि जनाब वो कंपनी जो कि होल्ड कर रही हो किसी दूसरी कंपनी को, वो कंपनी विच इज़ अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी, जो किसी दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है, और जिसको होल्ड किया जा रहा होता है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सब्सिडरी कंपनी को समझना पड़ेगा। व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी? सर एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? जब ए के पास बी के 50% या ज़्यादा 50% से ज़्यादा शेयर्स हों
तो ए होल्डिंग कंपनी होगी, बी सब्सिडरी कंपनी होगी। जब ए के पास पावर है टू अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स, तो ए होल्डिंग कंपनी होगी, बी सब्सिडरी कंपनी होगी। ए के पास पावर है टू पॉइंट मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स, तो ए होल्डिंग कंपनी होगी और बी सब्सिडरी कंपनी होगी। तीसरे नंबर पे जब ए की सब्सिडरी है सी और सी की सब्सिडरी है बी, यानी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी कंपनी होती है, जिसको सब सब्सिडरी कहते हैं। और इसकी सब्सिडरी लेट्स से ई, सब सब्सिडरी कहते हैं। सर समझ आ रही है? तो भाई ये लेयर्स होती हैं, ए है यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक होल्डिंग है, इसकी सब्सिडरी है, इसके आगे सब सब्सिडरी है, इसके आगे सब सब्सिडरी, इस तरह से चलता है। इसको कहा जाता है भाईजान, ये बात ध्यान से सुनना, इनको कहा जाता है लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। तो भैया सब्सिडरी कौन सी कंपनी होती है? ये तीन बातें मैंने बता दी। 50% से ज़्यादा होल्डिंग हो, 50% से ज़्यादा कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी 50% से ज़्यादा, यार इदारे के फैसले करना है डायरेक्टर ने, अगर 50% से ज़्यादा डायरेक्टर आपके अपने, तो आप कंपनी को कंट्रोल करेंगे या नहीं? यस कर रहे हो सर। अगर कोई सब सब्सिडरी हो तो उसे भी सब्सिडरी ही माना जाएगा। तो भाई ये सब्सिडरी के बारे में बातें थी जो आपके साथ डिस्कस कर ली। अब होल्डिंग ओन सब्सिडरी क्या होती है? सर अगर 100% होल्डिंग हो, कितनी 100% होल्डिंग हो, तो इसे होली ओन्ड सब्सिडरी कहा जाता है। 100% होल्डिंग, होली ओन्ड सब्सिडरी कहा जाता है। सर जी अगर ये बात आपको समझ आ गई, एक है पब्लिक सेक्टर कंपनी, वो कंपनी जिस नाम से पता चल रहा है, जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स, 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, या 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों, गवर्नमेंट के हों, तो ऐसे इदारे को पब्लिक सेक्टर कंपनी कहा जाता है। 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास हो, 50% से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो, 50% से ज़्यादा डायरेक्टर गवर्नमेंट के हों, तो ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी मानी जाती है। सर एक छोटी सी बात है, इस रूल की एक्सेप्शन, ये रूल था अगर SECP अपॉइंट करें 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स, किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं माना जाएगा। यानी मैंने भी क्या कहा, हर वो इदारा जिसके गवर्नमेंट के जिसके 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हों, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। हर वो इदारा जिसके 50% से ज़्यादा डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करे, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? अगर स्टॉक एक्सचेंज के 50% से ज़्यादा डायरेक्टर कमीशन अपॉइंट करे, SECP अपॉइंट करे, इसके बावजूद स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं माना जाएगा। ये बात सर वो कह रहे हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी के हवाले से।
सर जी पब्लिक सेक्टर कंपनी भी होगी। अब मैं चल रहा हूँ कुछ डेफिनेशंस की तरफ। ये डेफिनेशन मैंने पहले छोड़ी थी, मैं ज़रा इसको देख लूँ। यस, यहाँ पर कंपनी की क्या डेफिनेशन है? सर जी किसी भी कंपनी के कानून के तहत बनाई जाए वो कंपनी है। सर कंपनी 2017 के कानून के तहत बनाई जाए या किसी कंपनी लॉ के तहत बनाई जाए वो कंपनी। कंपनी लॉ कौन कौन से हैं? 1913 का एक लॉ था, 1984 का ऑर्डिनेंस था, 2016 का भी ऑर्डिनेंस था, फिर 2017 का एक्ट हो गया। वो कहते हैं ये सारे कंपनी से रिलेटेड लॉज हैं, रिपील्ड समझते हैं, मनसूख शुदा। ये भी रिपील्ड है, 84 भी रिपील्ड है, 2016 भी रिपील्ड है, और कंपनीज एक्ट 2017 जो हाजिर एप्लीकेबल है। सर बॉडी कॉरपोरेट क्या है? बॉडी कॉरपोरेट कंपनी है, बस दो बातें ऐड कर लो और दो बातें लेस कर दो। असल में ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कुछ इदारे होते हैं वो कंपनी होते हैं लेकिन बॉडी कॉरपोरेट नहीं होते। कुछ इदारे असल में बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन ब्रॉडर टर्म है जिसमें कंपनी भी आते हैं और इदारे भी आते हैं। कौन से और इदारे? सबसे पहली बात है बॉडी कॉरपोरेट में कंपनी शामिल है। दूसरे नंबर पे बॉडी कॉरपोरेट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी बॉडी कॉरपोरेट। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी बॉडी कॉरपोरेट है। और तीसरे नंबर पे बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन द रेलिवेंट स्टैच्यू। जो रेलिवेंट कानून जिसको बॉडी कॉरपोरेट कह दे वो भी बॉडी कॉरपोरेट है। यानी एक तो कंपनीज एक्ट के तहत जो इदारा बना वो बॉडी कॉरपोरेट है, पाकिस्तान के बाहर कोई इदारा बना वो भी बॉडी कॉरपोरेट है, और ऐसा इदारा जिसको रेलिवेंट कानून बॉडी कॉरपोरेट कह दे उसे बॉडी कॉरपोरेट कहा जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनती, लेकिन इसको इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस कह देता है कि ये बॉडी कॉरपोरेट है तो उसे बॉडी कॉरपोरेट माना जाएगा। सेम गोज विद बैंकिंग कंपनी। सर जी समझ आ रही है? ये बॉडी कॉरपोरेट है। हाँ, इस रूल की एक्सेप्शन, सोसाइटी का कानून सोसाइटी को बॉडी कॉरपोरेट कह दे तो भी वो बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉरपोरेट होती ही नहीं है। मैंने कहा था कंपनी में दो चीजें ऐड कर दो, दो माइनस कर दो। कंपनी में दो चीजें ऐड कर दो, दो माइनस कर दो। कोऑपरेटिव सोसाइटी माइनस कर दो। और तीसरे नंबर पे कोई भी ऐसा इदारा जो कंपनी नहीं है और जिसको उसका रेलेवेंट मिनिस्टर कह दे कि ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है तो उसे बॉडी कॉरपोरेट नहीं माना जाएगा। ये दो माइनस करने हैं, वो दो प्लस करने हैं। बॉडी कॉरपोरेट क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज बॉडी कॉरपोरेट। तो भाई ये तो पहले ही था, पाकिस्तान से बाहर में नहीं है जिसको रेलिवेंट लॉ बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं, वो बॉडी कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट सोसाइटी बॉडी कॉरपोरेट नहीं है। और दूसरे नंबर पे वो कहता है एनी लॉ विच इज कंसर्न मिनिस्ट्री विद द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो हो बाहर की लेकिन ऑपरेट पाकिस्तान में कर रही हो, चल पाकिस्तान में रही हो, उसका बिजनेस की जगह लाइजॉन ऑफिस पाकिस्तान में हो या अपनी बिजनेस एक्टिविटी पाकिस्तान में कर रही हो बाहर की, इनकॉर्पोरेट बाहर हुई हो, ये फॉरेन कंपनी होती है। लो सर,
मैंने आपको कुछ ये डेफिनेशन डिस्कस कर दी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ अथॉरिटीज़ के बारे में बातें हैं वो ज़रा कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 असल में कमीशन से मुराद SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर ये एक इदारा है, पहले कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी होती थी CLA, इसको ख़त्म करके 1999 में SECP बन गई। सर इसके ऑफिस कहाँ पे हैं? सर जी टोटल 9 ऑफिस हैं। हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, 8 रीजनल ऑफिस हैं और रीजनल ऑफिस को उसने कहा जी कैपिटल सिटीज़ में है। यार पंजाब का कैपिटल कौन है? लाहौर, सिंध का कराची, और उसका KP का पेशावर है, और उसका बलोचिस्तान का कोयटा है। 4 ये हो गए, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद है 5, और ये 5 हो गए। बाकी 3 कौन से हैं? मुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर। तो भैया अगर कैपिटल के नाम से याद करें तो आसान है भैया, एक तरफ लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर, ये 4 तो पक्के हैं। एक तरफ इस्लामाबाद हो गया और ये पाकिस्तान का। इसके अंदर मुल्तान प्लस फैसलाबाद प्लस सक्खर करेंगे तो ये पूरे हो जाएंगे। ये 8 ही हैं और एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, ये हो गए 9। पावर्स एंड फंक्शंस, powers and functions. SECP has been vested with lots of powers under the company. सर जी 9 है, एक हेड ऑफिस है और 8 रीजनल ऑफिस हैं। एक इस्लामाबाद में हो गया था, वो हेड ऑफिस है, और एक रीजनल ऑफिस भी हेड ऑफिस में है। वो इस्लामाबाद रीजनल ऑफिस में भी इस्लामाबाद है, यानी इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस एक रीजनल ऑफिस, टोटल ऑफिस 9 है। ठीक हो गया। SECP के पास पावर है कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की, और SECP को ये पावर्स किसने दी हैं? फेडरल गवर्नमेंट ने दी हैं, और जो है वो कानून ने दिए हैं, कंपनीज एक्ट ने दी हैं। सर जी रजिस्ट्रार कौन होता है? वो कहता है एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार पढ़ें, फिर एडिशनल रजिस्ट्रार अलहदा करें, फिर जॉइंट रजिस्ट्रार अलहदा करें, फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नाम जो भी हो, काम रजिस्ट्रार वाला कर रहा होगा तो रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार ने करना क्या है? सर असल में रजिस्ट्रार वो बंदा होता है जो सारा रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठा होता है। हर कंपनी के वाले से रेलिवेंट एंट्री, रेलिवेंट एडजस्टमेंट, रेलिवेंट रिकॉर्ड उसने अपने पास रखना होता है। मॉर्गेज एंड चार्जेस का रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट को रिसीव करना, कंपनी को रजिस्टर करना, और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को कॉल भी कर सकता है, फिर बुक्स और रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे सीज़ भी कर सकता है। ये रजिस्ट्रार है। ऑफिसर कोई भी इदारे का जो अफसर होता है वो होता है, बोर्ड से मुराद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होता है। मेंबर्स की बात गर्चे बाद में आनी है। वो वाले लोग जिनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज मेंबर लिखा हुआ है वो मेंबर हैं, और वो वाले लोग जो शेयर्स खरीदते हैं वो मेंबर हैं, और उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिखा हुआ है। असल पॉइंट ये है कि जो शेयर्स खरीदते हैं, और अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो जो एग्री करते हैं कि वो मेंबर बनेंगे और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, उसे मेंबर्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर कौन है? जो सिर्फ शेयर्स को होल्ड करता है। मेंबर सिर्फ शेयर होल्डर नहीं होता, उसका नाम रजिस्टर में भी लिखा होता है। जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में जिसका नाम एज मेंबर लिखा है वो भी मेंबर होगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर खरीदता है।
हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। सर जी समझ आ रही है? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सर रेजोल्यूशन की बात इंशाल्लाह उधर रेलिवेंट चैप्टर में करेंगे। अभी हम ये वाली बात शुरू करने लगे हैं। इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे ज़्यादा पेपर इस चैप्टर में से टेस्ट होता है, यानी इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो इस यूनिट में से पूछे जाते हैं। दिस इज़ यूनिट नंबर 4, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। असल में गेम ये है कि बहुत से लोग जो अच्छाई का काम करना चाहते हैं वो एक इदारा रजिस्टर कराना चाहते हैं, और होता ये है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा लंगर खाना खोलता है, वो काम कर रहा होता है, बहुत से लोग उसको और भी पैसे देने लग जाते हैं, वो एक प्रॉपर लंगर खाना खोल लेता है, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर प्रॉपर रजिस्टर होना चाहता है, ताकि प्रॉपर चैनल से वो लोगों से डोनेशंस वसूल भी करे और लोगों को उन लोगों को फ़ायदा भी दे। तो बुनियादी तौर पे इसके अंदर क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है कि भाई where it is proved to the satisfaction of the commission that an association is to be formed as a limited company and meets the following criteria। वो कहता है आप अगर एनजीओ के तौर पे रजिस्टर होना चाहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर होना चाहते हैं, तो उसके एक प्रॉपर तरीक़ेकार है। सबसे पहले आपका कोई मकसद होना चाहिए। आप काम कौन सा करना चाहते हैं जी, आपका सबसे पहले कोई मकसद होना चाहिए। वो लिस्ट है एक, आप कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी या कोई यूजफुल पर्पस। अगर ये इनमें से कोई मकासद हैं आपके, इन मकासद में से कोई मकसद है, इन मकासद में से कोई मकसद है, तो उसे कहा जाता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सच कंपनी, पहला काम ये इस मकासद में से कोई मकसद हो। दूसरी शर्त, ये अपना पैसा और अपना मुनाफा इसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे। एक ना बॉक्सिंग फेडरेशन बनी है ताकि हमारे मुल्क में बॉक्सिंग को फ़रोग मिले। क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, उन्होंने एक एकेडमी बनाई है और बच्चों से महीने की फ़ी ली जा रही है, ताकि एकेडमी बनाई है और फ़ी ली जा रही है। तो ये जो फ़ी वसूल करते हैं उसमें से खर्चे लेस करके जो पैसे बच जाते हैं वो क्या उस इदारे के मेंबर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसी बॉक्सिंग की प्रमोशन पे ही वो पैसा खर्च होगा और कोई भी पैसा मेंबर्स को नहीं दिया जाएगा। चौथी बात है, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ जो हैं किसी वक्त भी कानून की, मुल्क की सालमियत, सिक्योरिटी और मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ नहीं हो। मुल्क की मफाद ये नहीं, मिसाल के तौर पे आपको पता है ये जो मदरसे बनते हैं और फिर मदरसे के अंदर वो लेट से कोई असला रख लेते हैं और वो फिर लोगों को ट्रेन करने लग जाते हैं, मुजाहिदीन बनाने लग जाते हैं और फिर बाद में अपने तौर पे फ़ौज पे ही हमला करने लग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। अब उन लोगों को जो वो लाइसेंस नहीं मिलता या उनका लाइसेंस रिवोक किया जाता है, वो इस शिक पर किया जाता है कि ये मुल्क का अमन व मान ख़राब कर रहे हैं, मुल्क की सालमियत पर हमला कर रहे हैं, मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज़ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कंडीशंस एंड रेगुलेशंस। सर जी ये शर्तें सारी पूरी होंगी,
फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। और लाइसेंस मिलते वक्त भी SCCP एक बार देखेगा कि कोई मज़ीद कंडीशंस आप पर लागू तो नहीं करनी, और आपके आर्टिकल्स और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो हैं वो इसको रजिस्टर कराना हो ना, जब इस इदारे को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसके डॉक्यूमेंट्स अलहदा होते हैं, इसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो हैं वो अलहदा होते हैं। और इस इदारे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब जब लफ्ज़ प्राइवेट लिमिटेड किसी इदारे के साथ लिखा होता है तो ऐसे ही एक कमर्शियल या ऐसी ही एक बड़ी प्राइम सी फील आ रही थी कि ये अमीर इदारा है या ज़्यादा पैसे लेगा। सही समझ आ रही है ना? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम वेव कर देंगे, और ऐसे इदारे को ज़रूरत नहीं होगी कि वो, ऐसे इदारे को ज़रूरत नहीं होगी कि वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर हो। सर अभी तक सारी बातें रजिस्ट्रेशन की हो रही हैं। क्या बात हुई? कैसे लाइसेंस मिलेगा, कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, मज़ीद कौन सी शर्तें लागू की जा सकती हैं, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कहाँ पर हैं, और क्या फ़ायदा होगा रजिस्टर करने का। सर रजिस्टर हो गए अगर आपने शर्तें पूरी ना की, अगर आप कंपनी या उसकी मैनेजमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी ना की, रिक्वायरमेंट्स पूरी ना की, कंपनी के अफेयर्स ऐसे चलाए कि अवाम का नुकसान हो रहा था उसमें, यानी आपने एक अस्पताल तो खोला है लेकिन डॉक्टर ऐसा बैठाया है जिस उल्टी गलत दवाई दी जा रहा है, उल्टा लोगों को बीमार होने लग गए, या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिटर्न फाइल नहीं की, रिटर्न फाइल करना ज़रूरी था, या कंपनी ने कोई ऐसा काम किया जो मुल्की मफाद के, मुल्की सालमियत के, मुल्की तरक्की के, मुल्की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ था, या मेंबर्स 3 से कम हो गए। सर ये जो लिखा हुआ है ना 3 से कम मेंबर हो गए, ये भी एक इशारा है। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2। पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? अनलिस्टेड के। बुनियादी तौर पे ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसका स्टेटस पब्लिक अनलिस्टेड के बराबर होता है। तभी उसने कहा कि अगर 3 से कम रह गए मेंबर तो भी हम इसे क्या कर देंगे? लाइसेंस रिवोक कर देंगे। कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह, कोई अनलॉफुल काम किया है, कोई फ्रॉडलेंट काम किया है, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, सर कंपनीज एक्ट की, आर्टिकल्स की, मेमोरेंडम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, या उन्होंने कह दिया जी हमने इसको पूरा करना ही नहीं है, लाइसेंस ले लिया, क्या अस्पताल बनाना, साल हो गया अस्पताल ही नहीं बनाया, यहाँ अस्पताल बनाना है, बेड लगा दिए लेकिन मरीज़ एंटरटेन नहीं कर रहे, तो जनाब फिर भी इनको क्या कर दिया जाएगा? लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। सर एक बार लाइसेंस रिवोक करने से पहले क्या करेंगे? सफाई पेश करने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑन रेवोकेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑन रेवोकेशन, अगर रिवोक कर दिया तो क्या होगा? सबसे पहला काम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, लोगों से डोनेशन ले रहे थे, बंद करो, आपसे कोई डोनेशन नहीं लेनी, ना मांगनी है ना वसूल करनी है, इदारे को वाइंड अप करो। वाइंड अप कैसे करना है? इसी तरह अस्पताल बंद किया है तो किसी दूसरे अस्पताल को आप इस इदारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो। 90 डेज ऑफ द रेवोकेशन के अंदर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ द डेट्स, आपने सारे एसेट में से जो कर्जे थे वो अदा कर दिए और बाकी जो पैसे थे वो 90 दिन के अंदर अंदर रिवोक कर दिए, यानी 90 दिन ऑफ रेवोकेशन के अंदर अंदर जो है ना वो एसेट्स अपनी तरह की दूसरी एनजीओ को दे दिए हैं।
हाँ, और ये इदारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी दो चीज़ें, एक तो ये कि उसका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा या वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में चला जाएगा। एक ऑप्शन तो ये कि अगर एसेट्स थे और हिसाब किताब था तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, और अगर सारे बिल्कुल थोड़े से एसेट्स थे और वो दे दिए तो बस उसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। सर रजिस्ट्रार को बताया जाएगा कि हमने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, और बोर्ड जो है वो 15 डेज ऑफ सच कंप्लाइंस रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। और सर जी वो कहता है ये जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स हैं 90 दिन के अंदर अंदर आपने सारा सामान बेचना है और अप्लाई कर देना वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, स्ट्राइक ऑफ द नेम के लिए। इसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद बोर्ड ऑफ द कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर, इस कंप्लायंस के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दे देगा, और 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट बाय द रजिस्ट्रार। सामान बेचा, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दिया, रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड नेसेसरी प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप शुरू कर देगा। और अगर इसके कोई एसेट्स और कोई लायबिलिटी नहीं थी तो सिंपल ये कहेगा कि मेरा नाम कंपनी की लिस्ट में से निकाल दिया जाए। सर गौर करना, लाइसेंस रिवोक हुआ है, अगला स्टेप क्या था? अगले स्टेप में आप अगले स्टेप में लाइसेंस जब रिवोक हुआ है तो उसकी 90 डेज के अंदर अंदर आपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर देने। इसके बाद क्या करना है? इसके 15 डेज के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को बताना है, और रजिस्ट्रार की एक्सेप्टेंस के 30 डेज के अंदर अंदर, रजिस्ट्रार की एक्सेप्टेंस के 30 डेज के अंदर अंदर, रजिस्ट्रार की एक्सेप्टेंस के 30 डेज के अंदर अंदर आपने स्ट्राइक ऑफ कर देना। आपने वाइंडिंग अप शुरू कर देनी है या नेम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा आपका। अब काम ख़त्म होगा। बाज़ औक़ात इस पर आप अमल दरामद नहीं करते। अगर ये ना किया तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब आमतौर पे सरकारी बंदे होते हैं आर्मी के, जो फिर अपनी पावर से कंपनी वाइंड अप करवा लेते हैं। आखिरी और सबसे अहम बात, आपने ए हॉस्पिटल को बंद किया है, सारे एसेट्स बी आई हॉस्पिटल को दिए हैं, और फिर उसके सारे मेंबर भी बी आई हॉस्पिटल में आ गए। फिर फ़र्क ही पै गया, ऐसे ड्रामेबाजी हो गई ना। आपको कहा गया कि हिसाब बंद करें, आई कैब ने हिसाब को लट से ख़त्म कर दिया, वो हिसाब बंद किया और वो स्कैंस के कैंपस में सारे लोग एज इट इज़ चले गए और वहाँ पे जाके चलाने लग गए। तो फिर हिसाब बंद क्यों किया था? सर समझ आ रही है? इसका मतलब है गलत है। मैंने मिसाल से समझाने के लिए बताई है। इसी तरह ही अगर आपने एक इदारा बंद किया और उसके बाद दूसरे इदारे में ही सारे लोगों को भेज दिया, एसेट्स भी और आप खुद भी चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा है जिस इदारे में सारे एसेट्स भेजे गए हैं उस इदारे में, पुराने इदारे का कोई ऑफिसर या कोई मेंबर या इवन उसका फैमिली मेंबर भी नहीं जाएगा। वो कहते हैं वेयर एनी एसेट ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोकेशन, द मेंबर्स, ऑफिसर्स और एनी फैमिली मेंबर ऑफ द सच पर्सन्स जो होल्ड कर रहे थे ऑफिस को, वो 5 साल के अंदर अंदर उस इदारे में काम नहीं करेंगे। सर ये जो है ना, ये सारी रजिस्ट्रेशन की बातें हैं जो इंशाल्लाह हम आपको चैप्टर 2 के साथ कराते हैं,
और इंशाल्लाह इसको चैप्टर 2 के साथ कराया जाएगा। मेनली जो यहाँ तक अगर हम रुकें तो अब तक की जो आज की डिस्कशन थी उसमें फ़र्स्ट हाफ में तो मेनली मैंने डिस्कस किया था कि फ़र्स्ट हाफ में मेनली मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से आपको ये पेपर लेके चलना है और क्या मैंने पास पेपर एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया था। सेकंड हाफ में मैंने कोशिश, फर्स्ट हाफ के भी दरमियान में और फिर सेकंड हाफ में भी मेरी कोशिश ये थी कि चैप्टर 1 का ये मेजर पार्ट कवर हो जाए। ये जो अब अगला पार्ट है इसका ताल्लुक चैप्टर 2 से है। ज़रा मैं मेमोरेंडम और एसोसिएशन आपको समझाऊंगा, तो फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कंपनी को रजिस्टर कैसे करवाया जाता है और आगे क्या सीन होते हैं। क्या कहते हैं, अभी करा दूं या कल करा दूं सर? कल करा दूं? कल करवा दूं? डन सर, इंशाल्लाह। इसको मैं असल में ये चैप्टर उसके साथ कनेक्ट करके, तो वो एक रिदम में बात चल रही होगी मेमोरेंडम एसोसिएशन वाली। असल में कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होने का मतलब है कंपनी का मेमोरेंडम और एसोसिएशन रजिस्टर हो गया। कंपनी का मेमोरेंडम और एसोसिएशन क्या है, इंशाल्लाह कल उसके बारे में बात होगी, उसके साथ इसको भी कवर कर देंगे। एक चीज़ छोटी सी है और वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सॉरी, आपको पता है मिनिमम मेंबर्स मैंने भी आपके सामने लिखे हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और पब्लिक कंपनी के केस में 3। और अगर कोई इदारा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम भी ऑपरेट कर रहा होता है तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उनको चाहिए कि 180 दिन के अंदर अंदर ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। और अगर वो 180 दिनों तक इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो फिर इस पीरियड में 180 दिन के अंदर मेमोरेंडम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो फिर वो कहता है कि फिर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। इस केस में आप पर्सनली लायबल होंगे उन सारी ट्रांजैक्शन के जो उस पीरियड में हुई थी जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम लोग थे। अब एक बात यहाँ पे बारीकी है भाई, ध्यान से सुनना। वो बारीकी ये है कि अगर आप 1 जुलाई से नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए थे मिनिमम से, तो 27 दिसंबर तक चाहिए था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे कर लिए जाए। और अगर आपने पूरे नहीं किए तो जितने एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे वो लायबल होंगे पर्सनली फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट अकर्ड फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। यार मेरी बात समझ आ रही है? 1 जुलाई के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उसके लिए ये जॉइंटली ये सेवरली लायबल होंगे फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी 180 दिन के अंदर अंदर वाले टाइम में भी शामिल होगा। लो सर, ये एक छोटी सी बात इजाफी थी, ये कर दी। इंशाल्लाह कल हम इनकॉर्पोरेशन वाला एरिया शुरू करेंगे, फिर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, उसमें तब्दीली वाला पार्ट इंशाल्लाह जो एज़ पर द प्लान हमने कल किया है प्लान उसको कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, कोई बात पूछनी है तो पूछिए। ये जो चैप्टर 1 है ना, दिस इज़ मोर और लेस रट्टे वाला एरिया है। इसमें कॉन्सेप्चुअली ये जो मैंने आखिर में पूछी बात आपको बताई है, इसमें से वन ऑफ केस स्टडी आती है, ये तकरीबन रट्टा ही है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला बहुत बक्का तैयार करना, उसमें से भी केस स्टडी आ सकती है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सुपर इम्पोर्टेंट है और मेनली ये ना एक बेसिक नॉलेज की टेस्टिंग होती है। इसमें अगर उसके अलावा जो पार्ट आएगा वो एक बिल्कुल बुनियादी लेवल की नॉलेज होगी
और ये वाला जो एरिया आएगा ये क्रैमिंग या रट्टा होगा, इसको अकॉर्डिंगली इस तरह से देख लेना। डन सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।